राइज सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। आज हम आरएस प्रीलिम्स की सीरीज का 5वां लेक्चर स्टार्ट करेंगे, जिसका शीर्षक है मध्यकालीन राजस्थान में केंद्रीय सत्ता के साथ सहयोग एवं संघर्ष। तो चलिए आज की चर्चा इसी सवाल से शुरू करते हैं, जो असल में इस पूरे विषय की आत्मा है। देखिए, राजस्थान का मध्यकालीन इतिहास सिर्फ युद्धों और संधियों की एक लिस्ट भर नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही जटिल, एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। ये कहानी है दिल्ली में बैठी सेंट्रल पावर और राजपूताना की रियासतों के बीच की खींचतान की। एक ऐसा रिश्ता जहां कभी तलवारें खिंच जाती थी तो कभी दोस्ती के हाथ बढ़ाए जाते थे। तो आइए इस अनोखे रिश्ते की एक एक परत को खोलकर समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि भाई राजस्थान इतना अहम क्यों था। दिल्ली के तख्त पर चाहे कोई भी सुल्तान या बादशाह बैठे, उसकी नजर हमेशा राजस्थान पर ही क्यों टिकी रहती थी। इसका जवाब छिपा है राजस्थान की लोकेशन में। ये सिर्फ एक रेगिस्तानी इलाका नहीं था, बल्कि ये एक स्ट्रेटेजिक चेस बोर्ड था, एक रणनीतिक शतरंज की बिसात। देखिए, राजस्थान दिल्ली और गुजरात के अमीर बंदरगाहों और मालवा के उपजाऊ इलाकों के बीच एक हाईवे की तरह था। कोई भी बड़ी सेना या व्यापार का कारवा यहाँ से गुजरे बिना जा ही नहीं सकता था, और जो भी इन रास्तों को कंट्रोल करता, उसे राहदारी और दाण जैसे टैक्स से जबरदस्त आमदनी होती थी। ऊपर से अरावली की पहाड़ियां एक कुदरती किले की तरह इसे सुरक्षा देती थी। तो आप समझ सकते हैं कि दिल्ली के हर बादशाह के लिए राजस्थान पर कंट्रोल करना एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक मजबूरी थी। अब राजस्थान की एक और बड़ी अनोखी बात थी यहाँ का सोशल पॉलिटिकल सिस्टम। ये भाई बांट के सिद्धांत पर चलता था। इसका सीधा सा मतलब था कि राज्य किसी एक राजा की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि वो पूरे कुल की, पूरे कबीले की एक साझी विरासत है। राजा कोई भगवान नहीं था, बल्कि वो अपने ही सरदारों में, बराबर वालों में पहला था, प्रिमिस इंटर पारिस। खून का यही रिश्ता उन्हें लड़ाई में तो एक कर देता था, पर इसी वजह से वो अपनी आज़ादी से कभी कोई समझौता करने को तैयार नहीं होते थे। तो बस इसी रणनीतिक महत्व और अपनी अनोखी सामाजिक व्यवस्था के साथ कहानी का पहला दौर शुरू होता है, जबरदस्त संघर्ष का दौर। जब दिल्ली सल्तनत अपनी ताकत बढ़ा रही थी और राजस्थान की सीमाओं पर दस्तक दे रही थी, तो यहाँ की रियासतों ने जोरदार मुकाबला किया। और इस संघर्ष का सबसे बड़ा चेहरा था अलाउद्दीन खिलजी। उसने एक के बाद एक राजस्थान के सबसे मजबूत किलों को अपना निशाना बनाया। सोचिए, 1301 में रणथंबोर, फिर 1303 में चित्तौड़, उसके बाद 1308 में सिवाना और 1311 तक आते आते जालौर। ये सिर्फ सैनिक जीते नहीं थी, बल्कि ये राजपूतों के स्वाभिमान और उनकी आज़ादी पर सीधा हमला था, जिसने आने वाले कई सालों के लिए संघर्ष की नींव रखी। राजपूतों की बहादुरी का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है। साल था 1544, गिरी सुमेल की लड़ाई। राव मालदेव के सेनापति जैता और कूपा ने अपनी छोटी सी टुकड़ी के साथ शेरशाह सूरी की विशाल सेना के छक्के छुड़ा दिए थे। वो लगभग जीत ही गए थे। शेरशाह सूरी जैसे तैसे जीता, लेकिन इस जीत ने उसे इतना डरा दिया कि उसके मुंह से निकल ही गया कि वो मुट्ठी भर बाजरे यानी मारवाड़ की सूखी जमीन के लिए पूरे हिंदुस्तान की बादशाहत खो बैठता। लेकिन फिर इतिहास में एक बड़ा मोड़ आता है। मुगल बादशाह अकबर के आने के साथ ही दिल्ली और राजपूतों के रिश्ते में एक बिल्कुल नया चैप्टर शुरू हुआ। अकबर ये बात अच्छी तरह समझ गया था कि सिर्फ तलवार के दम पर राजस्थान को हमेशा के लिए काबू में नहीं रखा जा सकता। इसलिए उसने एक बिल्कुल नई और बहुत सोची समझी पॉलिसी अपनाई। तो अकबर की ये जो नीति थी ना, वो असल में 3 मजबूत पिलर्स पर टिकी थी। पहला था वैवाहिक संबंध, जिससे राजपूत घराने सिर्फ दुश्मन या दोस्त नहीं, बल्कि रिश्तेदार बन गए। दूसरा, उसने मनसबदारी सिस्टम शुरू किया। राजपूत राजाओं को मुगल साम्राज्य में ऊंचे ऊंचे पद दिए, बड़ी जिम्मेदारियां दी और उन्हें एम्पायर में हिस्सेदार बना लिया। और तीसरा, और शायद सबसे जरूरी, उसने धार्मिक सहिष्णुता दिखाई। जजिया और तीर्थ यात्रा जैसे टैक्स हटा दिए। ये सिर्फ एक पॉलिसी नहीं थी, बल्कि सम्मान, साझेदारी और डिप्लोमेसी का एक कमाल का मिक्सचर था। अब अकबर की इस नई पॉलिसी के सामने राजपूत राज्यों के पास कह सकते हैं 2 रास्ते थे। एक तरफ थे आमेर के राजा भारमल और मानसिंह, जिन्होंने सहयोग का रास्ता चुना और मुगल साम्राज्य में सबसे ऊंचे ओहदों तक पहुंचे। सोचिए, मानसिंह को 7,000 का मनसब मिला, जो उस समय सिर्फ शाही राजकुमारों को ही मिलता था। और दूसरी तरफ थे मेवाड़ के महाराणा प्रताप और मारवाड़ के राव चंद्रसेन, जिन्होंने अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष का रास्ता चुना और कभी भी अधीनता स्वीकार नहीं की।
अकबर के बाद जहांगीर और शाहजहां के दौर में ये मुगल राजपूत सहयोग अपने चरम पर पहुंच गया। ये वाकई एक गोल्डन पीरियड था जहां राजपूतों को साम्राज्य में बड़ा सम्मान और खूब समृद्धि मिली। लेकिन कुछ इतिहासकार इसे एक सोने का पिंजरा भी कहते हैं, जहां सब कुछ था सिवाय पूरी तरह से आज़ादी के। और ये रिश्ता कितना मैच्योर हो गया था, इसकी सबसे बड़ी मिसाल है 1615 की मेवाड़ मुगल संधि। लगभग 100 साल की लड़ाई के बाद ये एक बहुत ही सम्मानजनक समझौता था। देखिए इसमें हुआ क्या। मेवाड़ ने मुगलों की बादशाहत तो मान ली, लेकिन बदले में उन्हें एक बहुत बड़ा सम्मान मिला। राणा को मुगल दरबार में खुद हाजिर होने की कोई जरूरत नहीं थी। मेवाड़ पर शादी ब्याह के लिए कोई दबाव नहीं बनाया जाएगा, और उन्हें चित्तौड़ का किला भी वापस मिल गया। बस एक शर्त थी कि वो किले की मरम्मत नहीं करेंगे। ये दोनों तरफ की समझदारी का एक बेहतरीन उदाहरण था। मगर इतिहास में अच्छा दौर हमेशा नहीं टिकता। औरंगजेब के आते आते सहयोग और विश्वास की ये नाजुक डोर टूटने लगी, और फिर शुरू हुआ अविश्वास और विद्रोह का एक लंबा दौर। 30 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये मारवाड़ के उस जबरदस्त संघर्ष की कहानी है जो पूरे 30 साल तक चला। इसे ही इतिहास में 30 वर्षीय राठौड़ विद्रोह के नाम से जाना जाता है, जिसने मुगल राजपूत संबंधों को हमेशा के लिए बदल दिया। तो सवाल ये उठता है कि ये इतना मजबूत गठबंधन जो लगभग 100 साल से चल रहा था, वो आखिर टूट क्यों गया? अकबर की बनाई पॉलिसी औरंगजेब के समय में आकर नाकाम क्यों हो गई? चलिए इसकी वजहों को देखते हैं। वजह थी औरंगजेब की नीतियां, जिन्होंने एक एक करके राजपूतों के स्वाभिमान पर चोट की। 1669 में मंदिरों को तोड़ने का फरमान आया, 1679 में जजिया टैक्स को वापस लगा दिया गया, और शायद सबसे बड़ी चोट थी 1678 में, जब महाराजा जसवंत सिंह की मौत के बाद पूरे मारवाड़ को ही खालसा यानी सीधे शाही कंट्रोल में ले लिया गया। ये उनके अंदरूनी मामलों में सीधा दखल था, जिसे राजपूत बर्दाश्त नहीं कर पाए। और जब पानी सर से ऊपर चला गया तो नतीजा क्या हुआ? मारवाड़ के वीर दुर्गादास राठौड़ और मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने हाथ मिला लिया और मुगल सत्ता के खिलाफ एक साझा मोर्चा खोल दिया। ये एक ऐतिहासिक पल था जब राजपूताना की दो सबसे बड़ी ताकतें अपने पुराने मतभेद भुलाकर एक दुश्मन के खिलाफ एक साथ खड़ी हो गईं। औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य तो कमजोर हो गया, लेकिन राजस्थान की मुश्किलें कम नहीं हुई। दिल्ली के कमजोर होने से जो पावर वैक्यूम बना, जो खालीपन आया, उसे भरने के लिए एक नई शक्ति आ गई, मराठा। और उनका ये दखल राजस्थान के लिए बहुत विनाशकारी साबित हुआ। 18वीं सदी तो राजस्थान के लिए पूरी तरह से उथल-पुथल और अराजकता का दौर था। इसकी शुरुआत हुई 1734 में, जब बूंदी के घर के झगड़े में मराठों ने पहली बार दखल दिया। राजपूतों ने हुरडा में एक साथ आने की कोशिश जरूर की, पर वो आपसी अविश्वास के कारण नाकाम रहीं। हाँ, 1787 में तुंगा के लड़ाई में उन्होंने मराठों को एक बार हराया, लेकिन 1790 में पाटन की लड़ाई में मिली हार ने उनकी कमर तोड़ दी। और इस पूरे दौर के पतन का सबसे दर्दनाक चेहरा है कृष्णा कुमारी की कहानी। साल 1810 में मेवाड़ की इस राजकुमारी को सिर्फ इसलिए जहर पीने पर मजबूर किया गया ताकि जयपुर और जोधपुर उनके नाम पर लड़ना बंद कर दें। एक राजकुमारी का ये बलिदान राजपूत राज्यों की आपसी फूट, बाहरी ताकतों के दखल और उनकी राजनीतिक लाचारी का एक दिल दहला देने वाला प्रतीक बन गया। तो चलिए, आज जो कुछ भी हमने समझा उसके मुख्य पॉइंट्स को एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं। पहली बात, राजस्थान की खास लोकेशन ही संघर्ष और सहयोग दोनों की जड़ थी। दूसरी, सल्तनत काल में रिश्ता ज्यादातर टकराव का ही रहा। तीसरी, अकबर की डिप्लोमेसी ने सहयोग का एक नया दौर शुरू किया। चौथी, औरंगजेब की कट्टर नीतियों ने इस विश्वास को तोड़ दिया, जिससे लंबा विद्रोह हुआ। और आखिर में राजपूतों की आपसी फूट ने मराठा दखल को बुलावा दिया, जो उनके पतन का कारण बना। इस टॉपिक के डिटेल्ड नोट्स एस्पिरेंट्स नीचे दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं।